हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से वन शॉट में हम इस टॉपिक को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कवर करेंगे। अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत ही जल्द आपका चैप्टर रिवाइज होने वाला है और आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, आप रिकॉल कर पाओगे। और अगर चैप्टर अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है तब भी परेशान मत हो, क्योंकि यहाँ पर मैं हर कंसेप्ट को कवर करने वाला हूँ। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं बजट से। बजट क्या होता है बच्चों? आपने घर पे मम्मा को बोलते हुए सुना होगा, जब आप उनसे किसी चीज की डिमांड करते हो, मम्मा ये दिला दो, मम्मा बोलती है बेटा इस बार बजट नहीं है, अगले मंथ दिला दूंगी। क्या मतलब है इस बजट का? मम्मा को जो पापा पैसे देते हैं या फिर मम्मा खुद अर्न करती है, वो उनकी इनकम है ना, इनकम। अब मम्मा उसी इनकम में से खर्चा चलाती है, घर के सारे खर्चे करती है। अगर किसी महीने की इनकम जो है उनके एक्सपेंस से ज्यादा होती है तो उनका बजट सही होता है, ठीक है, तो जो आप मांगते हो आपको मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी महीने में एक्सपेंस ज्यादा हो गए और इनकम कम है तो मम्मा बोलती है कि बेटा इस बार बजट खराब है, अगली बार मैं आपको, ठीक है, जो आप डिमांड कर रहे हो दिला दूंगी। आया नहीं? ऐसे ही होता है ना। तो बेटा ये हमारे घर के फाइनेंसिस थे। यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी मम्मा होती है, जो हर चीज को संभालती है। आया नहीं? तो गवर्नमेंट भी अपने फाइनेंसिस को इस तरीके से संभालता है कि अपने रिसोर्स का ढंग से इस्तेमाल कर सके, और वो क्या होता है? गवर्नमेंट बजट। आई होप समझ में आया। अगर हम इसको गवर्नमेंट बजट के हिसाब से बात करें तो गवर्नमेंट के लिए जो इनकम होती है वो होती है रिसीप्ट्स, और जो ये एक्सपेंसेस होते हैं ना वो होते हैं उनके एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रिसीप्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर रिसीप्ट एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो हमारा सरप्लस बजट होता है, और अगर एक्सपेंसिव ज्यादा है, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीप्ट के मुकाबले में, इनकम के मुकाबले में, तो डेफिसिट होता है। आई बात समझ में? बस यही हमें पढ़ना है। चलिए एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच स्टेट्स द एक्सपेक्टेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। भैया एक फाइनेंशियल ईयर में, जो कि होता है हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी रिसीप्ट होने वाली है, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट, मतलब कहां से पैसा आने वाला है और कहां कहां पर खर्चा होने वाला है। जब इसकी हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? गवर्नमेंट बजट। कि भैया आने वाले एक साल में कहां कहां से कितना कितना पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को कौन कौन से खर्चे करने हैं। जब आप इस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हो, एक स्टेटमेंट बना लेते हो, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। सिंपल। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में करूं इसको, तो बेटा गवर्नमेंट बजट में ना दो चीजें होती है। एक होता है पास्ट की रिपोर्ट कार्ड। भैया रिपोर्ट कार्ड, हाँ जी, पास्ट वन फाइनेंशियल ईयर, तो पिछला एक फाइनेंशियल ईयर आपका गया है उसकी रिपोर्ट कार्ड होती है, कि मतलब आपने वहां पे कितना खर्चा करा है और वहां पे कितनी आपकी रिसीप्ट हुई थी। ठीक है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम एनालाइज करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, ठीक है, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ पे हमें इंप्रूव करना है। और अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए यहां पर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम अपने एक्सपेक्टेड रिसीप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को लिख देते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो, हमारा बजट जो है वो कब? फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हमें इश्यू करती है हर साल। होता है ना फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। हाँ, आने वाला है, अब आने वाले टाइम में। बहुत बढ़िया। आई होप गवर्नमेंट बजट का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं फटाफट ऑब्जेक्टिव्स की। ये गवर्नमेंट बजट बनाया क्यों जाता है? जिससे कि जीडीपी को बढ़ा सके, पहला ऑब्जेक्टिव। भाई इनकम को बढ़े, देखो अगर हम रिसोर्सेज का ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज का ठीक तरह से इस्तेमाल करेगी तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका? हमारा गवर्नमेंट बजट का। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए इसके बाद बात करते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो यार, गवर्नमेंट ना रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। रीएलोकेट इस तरह से करती है कि सोशल वेलफेयर सबसे ज्यादा हो सके।
भाई गवर्नमेंट का तो काम है सोशल वेलफेयर करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रीएलोकेट करती है रिसोर्सेज को, मतलब अपना जो रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के पास वो इस तरह से उसको यूज करती है कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सके। सिंपल वर्ड्स में बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बेटा हर एरिया जो है ना वो इस टाइम पे बराबर नहीं है, कुछ एरिया बहुत डेवलप हो चुके हैं और कुछ एरिया बहुत पिछड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट का काम है इक्वेलिटी क्रिएट करना, रीजनल इक्वेलिटी क्रिएट करना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन रीजन्स पे खर्चा करती है, उन रीजन्स के डेवलपमेंट पे खर्चा करती है जो अंडर डेवलप्ड है। आ रही बात समझ में? अगला प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स। यार देखो हर चीज ना हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह जितनी भी है हमारी, और पार्क, बाकी एमिनिटीज जो है वो सब गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। डिफेंस का ध्यान रखती है, पुलिस वगैरह जो है लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखती है। तो ये सब क्या है, पब्लिक गुड्स है, ठीक है। तो ये काम भी कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। और कहाँ से करेगी गवर्नमेंट, जो रिसीप्ट आई है उसी को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट सारा हमें प्रोवाइड करती है, हाँ या नहीं। चलिए अगला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भैया अमीरों पर टैक्स लगाया जाता है, रिच पर, गरीबों को सब्सिडी दी जाती है। इस तरह से वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है बेटा, गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट करती है, रोजगार देती है, ठीक है ना, जब भी तो गरीबी कम होगी। चलिए इसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बेटा। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन समझते हैं आप लोग, क्या होता है इन्फ्लेशन, जब चीजों की कीमतें बहुत बढ़ रही होती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ना टैक्स को बढ़ा देती है, ठीक है, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ना उसे कम कर देती है। इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, चीजों की कीमतें जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। इसका अपोजिट करती है किसमें, डिफ्लेशन में। बेटा यहां से ना केस स्टडी बनती है, तो यहां से आपके सारे कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई होप सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझे बताओ अभी की अभी, ठीक है। अभी की अभी लिख दो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बच्चा पार्टी अब आता है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट के जो कंपोनेंट उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है बेटा रिसीप्ट और दूसरा होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। बेटा रिसीप्ट्स गवर्नमेंट के जहां से पैसा आने वाला है, खर्चे जहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करने वाली है, सिंपल। अब रिसीप्ट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, रिवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स। बेटा रिवेन्यू रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स होती है जिससे ना तो कोई असेट कम हो और ना ही कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो। क्या बोला मैंने, ये वो रिसीप्ट्स होती है जो ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है, नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नोर क्रिएट एनी डिक्रीज इन द असेट, ना ही वो किसी असेट को कम करती है। क्या कहता है इसमें, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, इजी। ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसीप्ट वो रिसीप्ट होती है बेटा जो असेट को कम कर दे या लायबिलिटी को बढ़ा दे। These are those assets which cause decrease in the government asset and also create a liability for the government. इसमें कौन कौन सी आती है बेटा, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोविंग, और एक और आता है बेटा इसमें डिसइन्वेस्टमेंट। समझते हो डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अपने कंपनी के शेयर्स को प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच देती है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच देती है, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, इजी। चलिए बहुत बढ़िया, अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे ना तो कोई असेट बढ़े और ना ही कोई लायबिलिटी कम हो। दो एक्सपेंडिचर which do not create any production of the government liability and do not increase asset for the government, ठीक है, ना तो असेट बढ़े ना कोई लायबिलिटी कम हो। इसमें क्या क्या आता है, जैसे गवर्नमेंट जो खर्चे करती है, सैलरीज हो गई, पेंशन हो गई, ठीक है ना, बिल्स हो गए, ये सब इसमें आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट की असेट को बढ़ा देते हैं और लायबिलिटी को कम कर देते हैं। These are those receipts which lead to the fall in the government liability and create asset for the government, such as purchasing shares। जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देती है, मशीनरीज, लैंड वगैरह परचेज करती है गवर्नमेंट, तो वो क्या होता है हमारे पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब एक बार फटाफट देख लेते हैं रिवेन्यू रिसीप्ट्स को। बेटा रिवेन्यू रिसीप्ट्स के अंदर ना बहुत सी रिसीप्ट्स आती है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है, ठीक है। मेनली इसको हम क्लासिफाई करते हैं किसमें, टैक्स रिसीप्ट्स और नॉन टैक्स रिसीप्ट्स में। टैक्स रिसीप्ट्स कौन सी होती है बेटा, कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। क्या होता है टैक्स, कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट को आपको कंपल्सरी पेमेंट करनी पड़ती है किसकी, टैक्स की, ठीक है। अब बेटा टैक्स को हम ना अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहले हम टैक्स को डिवाइड करते हैं क्या, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में। प्रोग्रेसिव क्या होता है बेटा, इनकम के बढ़ने से टैक्स भी बढ़ता है, इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव क्या है, उल्टा होता है, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स कम हो जाएगा। इंडिया में कैसा है, प्रोग्रेसिव है, नहीं इनकम बढ़ती आती है टैक्स बढ़ता जाता है। और हम आगे क्लासिफाई करते हैं इसको वैल्यू एडिड और स्पेसिफिक टैक्स में। वैल्यू एडिड टैक्स जो होता है ना, ये केवल वैल्यू एडिशन पे रखता है। आपने 100 रुपए का एक सामान खरीदा, 150 का बेच दिया, 50 रुपए आपने वैल्यू एड करा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। आ रही बात समझ में, तो ये वैल्यू एडिड टैक्स। और स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, जो एक स्पेसिफिक रेट पे लगता है, वहां पे वैल्यू एडिशन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अगला आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है बेटा, ठीक है, जिसका बर्डन जो बियर कर रहा है वही पे कर रहा है गवर्नमेंट को। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है, वही उसका बर्डन भी बियर कर रहा है। जैसे इनकम टैक्स है, मेरी इनकम पे जो टैक्स लग रहा है, ठीक है, उसका बर्डन मैं ही बियर कर रहा हूँ और गवर्नमेंट को मैं ही पे कर रहा हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इसका उल्टा, ठीक है, जो बर्डन बियर कर रहा है वो पे नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं जीएसटी का, ठीक है, आप जीएसटी पे करते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना खा के आपने जीएसटी पे करा, वहां पर करा, क्या आप गवर्नमेंट को खुद पे करने जा रहे हो जीएसटी, नहीं, आपने क्या करा, अपने बिल के अमाउंट के साथ इंक्लूड करके उनको जीएसटी दे दिया। अब जो रेस्टोरेंट का ओनर है या फिर शॉपकीपर जहां से आप कोई सामान खरीद रहे हो, वो गवर्नमेंट को पे करेगा, तो ये कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स। इजी, आई बात समझ में, चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा नॉन टैक्स रिसीप्ट्स को। यहाँ पे आता है फीस, गवर्नमेंट को फी पे करते हो ना, लाइसेंस बनवाने के लिए फी पे करते हैं, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और बहुत सारी चीजों के लिए हम फी पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो उसका रिसीप्ट का एक पार्ट है। फाइन्स, जब भी आप कोई लॉ तोड़ते हो तो आपको फाइन पे करना पड़ता है, ठीक है, एज ए पेनल्टी, ये भी गवर्नमेंट की रिसीप्ट का एक पार्ट है। एज शीट, जब कोई पर्सन जो है बिना लीगल हायर के मर जाता है ना बेटा, ठीक है, मतलब कोई पर्सन है उसकी डेथ हो गई है और उसका कोई लीगल हायर नहीं है, सारी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, भाई गवर्नमेंट की भी तो कंपनियां हैं, वहां जो इनकम आती है वो गवर्नमेंट की रिसीप्ट होती है। ग्रांट्स और डोनेशन, बाहर से भी और कंट्री के अंदर से भी लोग गवर्नमेंट को बहुत डोनेट करते हैं, ठीक है। स्पेशल असेसमेंट, जब भी गवर्नमेंट आपकी किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंक्रीज करती है तो आपसे कुछ ना कुछ नॉमिनल चार्ज आपसे लेती है, ठीक है, उस वैल्यू एडिशन की वजह से, तो उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G, जो 2G 3G होते हैं ना बेटा, इनका राइट तो गवर्नमेंट के पास ही होता है ना, वो बाकी इंडस्ट्रीज को बेचती है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को बेचती है, तो वहां से इनके पास पैसा आता है अच्छा खासा, ठीक है। तो ये सारी नॉन टैक्स रिसीप्ट्स है, याद रहेगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है शीट, ठीक है बेटा, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर हमारी रिसीप्ट्स हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर है तो वो होगा हमारा बैलेंस बजट। कैसा बजट होगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल रिसीप्ट के बराबर है, ठीक है। बट अगर रिसीप्ट ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, रिसीप्ट से, तो इन दोनों ही केस में कैसा होगा, अनबैलेंस्ड। क्या होगा, अनबैलेंस्ड। अगर रिसीप्ट ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो होगा सरप्लस। क्या होगा, सरप्लस। सबसे स्टार्टिंग में समझा चुका हूं मैं आपको ये, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, डेफिसिट। इजी। अब ये सरप्लस जो है वो रिकमेंड किया जाता है जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है, जब चीजों की कीमतें बढ़ रही होती है, इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, उस टाइम पे हम रिकमेंड करते हैं किसको, सरप्लस बजट को। ऑन द अदर हैंड जब डिफ्लेशनरी गैप है या डिप्रेशन है, मंदी आ रखी है, तो उस टाइम पे हम लोग डेफिसिट बजट को रिकमेंड करते हैं। इजी, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं बेटा डिटेल में डेफिसिट बजट की, तो डेफिसिट बजट को, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला रिवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। तीनों ही एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है बेटा।
चलिए तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहला आता है बेटा हमारे पास रिवेन्यू डेफिसिट। नाम से ही क्लियर है, वो डेफिसिट जो कैसे क्रिएट हो रहा है बेटा, रिवेन्यू रिसीप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से। मतलब जहां पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा किससे, रिवेन्यू रिसीप्ट से, तो क्या हो जाएगा रिवेन्यू डेफिसिट। निकलेगा कैसे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसीप्ट को माइनस कर दो, इजी, बहुत बढ़िया। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या है, सिंस द रिवेन्यू रिसीप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड लार्जली टू द रिकरिंग एक्सपेंसेस। भैया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से और रिवेन्यू रिसीप्ट से आप करते क्या हो, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस, ये काम तो होता है, ठीक है। अब अगर रिवेन्यू डेफिसिट हाई होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट को एक वार्निंग मिल जाएगी कि भैया या तो अपना एक्सपेंडिचर कम करे या फिर टैक्स और नॉन टैक्स रिसीप्ट्स को बढ़ा दे, ठीक है। तो ये इफेक्ट होगा किसके ऊपर, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, कि भैया या तो आपको लोगों की वेलफेयर पे, जो मेंटेनेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्चा आप कर रहे हो, ठीक है, वो कम करना पड़ेगा, या फिर आपको टैक्स रिसीट बढ़ानी पड़ेगी, जिसका भी रॉन्ग इम्पैक्ट ही होगा किसके ऊपर, लोगों के ऊपर। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बच्चों अगला आता है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, यहां पर ना बच्चे टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो ज्यादा होता है टोटल रिसीप्ट से, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल रिसीप्ट के अंदर ना बेटा हम लोग गवर्नमेंट की जो बोरोइंग होती है ना वो इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें रिवेन्यू और कैपिटल दोनों आ गए, ठीक है, माइनस टोटल रिसीप्ट, रिवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट दोनों, केवल एक को छोड़कर, कौन से छोड़कर, गवर्नमेंट की बोरोइंग को छोड़कर, तो सिंपल, ठीक है। तो कभी कभी जब पूछा जाता है फिस्कल डेफिसिट तो हम लोग उसको बोरोइंग के बराबर भी बोल देते हैं कि भैया गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है ना वही हमारा फिस्कल डेफिसिट है। तो आपको न्यूमेरिकल में भी कभी कभी डाटा दे नहीं रखा होगा, केवल क्या दे रखा होगा, गवर्नमेंट की बोरोइंग दे रखी होगी, तो आप समझ जाओ वही हमारा फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या है बेटा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। बेटा इससे क्या होता है ना, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब कि जो ही कीमतें जो है बढ़ती जाती है, एक साइकिल बन जाता है जिससे कि कीमतें बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अगला नेशनल डेट। अब इस डेफिसिट को कवर करने के लिए हमें बाहर से लोन लेना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी क्रेडिट वॉर्थनेस जो होती है ना, गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है बेटा, ठीक है। और साथ में क्राउडिंग आउट हो जाता है, जब गवर्नमेंट बाहर से सारा का सारा लोन ले लेगी तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए जब कोई लोन नहीं बचता है मार्केट में, ठीक है, बोरोइंग की कैपेसिटी कम हो जाती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, किसकी वजह से, गवर्नमेंट की बोरोइंग करने की वजह से, उसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट, कि भैया सारा पैसा तो गवर्नमेंट ने ले लिया, अब प्राइवेट लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ का एक सर्कल जो है वो बन जाता है, हमारी जीडीपी फिस्कल डेफिसिट की वजह से धीरे 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 एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है। आ रही है बात समझ में, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चे, ठीक है। चलिए अब आखिरी आता है बेटा हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। बेटा इसको बिल्कुल सिंपल कर देते हैं, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट हमने पीछे निकाला था उसमें से इंटरेस्ट की जो पेमेंट है, इंटरेस्ट की पेमेंट उसे माइनस कर दो, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट की पेमेंट अगर माइनस कर देंगे फिस्कल डेफिसिट में से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्राइमरी डेफिसिट। और इसकी सारी इंप्लीकेशन सेम टू सेम रहेगी बेटा, केवल एक इंक्रीज हो जाएगी, कौन सी इंक्रीज हो जाएगी, बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, कि भैया इंटरेस्ट का जो पे करना है इंटरेस्ट आपको, उसका बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, है नहीं, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, शाबाश। दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। ऐसे ही और फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियोस के लिए अपने भाई को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चैप्टर की फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सब कुछ मिलने वाला है। आपका भाई आपकी हर नीड को इसी चैनल पे पूरा करने वाला है। तो बच्चा पार्टी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उन्हें बताओ कि अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भी मौका है, शर्मा जी कॉमर्स वाले साथ जुड़ जा, यहाँ पर हर चैप्टर की फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियो कराई जा रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।